हे बच्चों, तो यार मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नई न्यू वीडियोस लेके नहीं आ रहा हूँ, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी बच्चों। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं फिजिक्स का एनसीईआरटी इस चैनल पर पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो ये आप विश्वास रखना, ठीक है ना। तो अब कैसा है कि आज हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन, सॉरी पार्ट 6 देखने वाले। पार्ट 5 तो हो गया था, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 तक हम लोग ने क्या देखा, हमने ये देखा था कि दो टाइप के फ्रिक्शन हमने देखा था, एक होता है स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन देखा था। ठीक, तो उसका हमने पढ़ लिया था, जो भी फॉर्मूला वगैरह आता है वो हमने देख लिया था। अभी तीसरा टाइप का फ्रिक्शन है जो इसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, वो सिंपल, कोई भी अगर बॉडी रोल होता है किसी सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, ठीक, और ये बॉडी है, तो ये सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल हो या फिर ऐसा स्लांटिंग में, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये बॉडी रोल होता है, बॉडी रोल होके क्या, तो इसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। बस ये ऐसा बॉडी नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा स्लीप होके रोल नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, ऐसा स्लीप होके रोल नहीं होना चाहिए, पूरा रोल होके जाना चाहिए। ठीक, तो अगर ये बॉडी इस सरफेस पे रोल होके जाएगा, इसको हम बोलेंगे, मतलब जो भी ये सरफेस, ये जो सरफेस है, इस बॉडी पर फ्रिक्शन लगाएगा, वो फ्रिक्शन रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपका बॉडी है, एक मिनट, ये किधर उड़ गया, ये जो बॉडी है आपका, ठीक, ये बॉडी है और ये सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। ठीक, एज कम्पेयर टू काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो आपने रोलिंग फ्रिक्शन क्या देखा कि जो भी बॉडी किसी सरफेस पे रोल होता है, तो जो भी फ्रिक्शन लगता है सरफेस की वजह से उस बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये नोट कर लेना। और एक और चीज़ नोट करने वाली बात है बच्चों, वो याद नोट करना अभी आप। तो एक और चीज़ आप क्या नोट करोगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, एंड इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या कि जो मेरा रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा, जो भी रोलिंग फ्रिक्शन लगाएगा सरफेस बॉडी पर, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखना। ठीक है, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो ये आप नोट करके रखना। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन का तो इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो उतना हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। तो इतना ही बस आप रोलिंग फ्रिक्शन का आप देख लेना। तो यार देखो, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें है ना, कुछ भी चीज़, सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन भी है, जो फ्रिक्शन सरफेस देता है बॉडी पे, उसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज हम लोग सिर्फ ज़्यादा मैं बताने वाले नहीं, आपको एग्जांपल, एक ही एग्जांपल बताता हूँ। डिसएडवांटेज का जो एग्जांपल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो, अगर वो दिख रहा है आपको, ये मशीन चल रही है, ठीक है, तो ये मशीन के बीच में क्या है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक पावर से या जिस भी पावर से वो मशीन चल रहा है, वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा चलने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब पावर ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लुब्रिकेंट मतलब जो आपका जैसे ग्रीस वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, तो इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। ये मैं एक ही आपको डिसएडवांटेज बताया, ऐसे आप गूगल पे टाइप करोगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, एडवांटेज भी एक दो देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज तो यार डे टू डे लाइफ का है, जैसे आप चलते हो, ठीक है ना, आप अगर रास्ते पर चल रहे हो, ऐसे ऐसे चल रहे हो, सब लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप ऐसे चल रहे हो तो आपका जो पाँव है वो पीछे की तरफ जाता है ना, आपका पाँव पीछे की तरफ जा रहा है। तो जैसे आपका पाँव पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो आपको जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ मिलता है। आपका पाँव जो है पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो फ्रिक्शन है आपको वो आगे की तरफ मिलेगा, ये फ्रिक्शन। ठीक, तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं मिलता आपको आगे की तरफ, तो आपका पाँव फिसल जाता, आप समझ गए। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप चल ही नहीं पाते किसी सरफेस पे। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ये एकदम स्मूथ सरफेस है, आप स्मूथ सरफेस पे चल के देखो या दौड़ के देखो, आप दौड़ ही नहीं पाओगे ना, चल ही पाओगे यहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये हो गया आपका एक एडवांटेज। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ठीक है, आप गूगल पे वही मैंने बोला, टाइप करो आप एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, आपको मिल जाएंगे, बहुत ढेरों सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो एडवांटेज में एक और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर आपका रोड है, ठीक है ना, रोड पे कार चलती है ना, जैसे अगर मैं बात कर लूँ कर्व रोड है, ये कर्व रोड है, तो ये जो कार चलेगी इस पर,
ये जो भी देखो यार, मेरा डायग्राम उतना सही नहीं है लेकिन आप समझ लेना कि ये कार ही है, ठीक है ना। तो ये कार जो है वो चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ये जो भी इसके चक्के हैं, ठीक है ना, इसके जो भी चक्के रहते हैं कार के, तो उस पर भी फ्रिक्शन लगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे कार ऐसे टर्न ले रही है, एक स्पीड में अगर टर्न लेगी, तो अगर ये जो आपका जो रोड है, रोड अगर इस टायर पे फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, तो ये कार क्या होगी, ये कार फिसल के उधर चली जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे फास्ट में अगर आप जाते हो, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा रोड की तरफ से आपके टायर पे, तो आपका कार उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गया। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, वरना जो आपकी कार है वो उड़ जाएगी, वो साइड में चली जाएगी, ठीक है ना, आप फिर इधर जा नहीं पाओगे जिधर जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके, मतलब अभी और भी बहुत सारे एडवांटेज है। तो जरा हम इसके बारे में अब डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ये जो कार चलेगी उसमें क्या कैसे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, उसमें जो भी फ्रिक्शन लगेगा क्या क्यों कैसे लगेगा। अब ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन में आ गया। अब हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो इतना आप सिंपल नोट करके रख लो जो भी है अपने लैंग्वेज में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यार सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो हमने चैप्टर 4 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक देखा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, याद है वो, यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। v इज कांस्टेंट, या v को आप यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है या वेलोसिटी जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक। अगर एक कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, जैसे ये बॉडी, सपोज ये पत्थर आप घुमा रहे हो, ठीक है, ये सेंटर से, तो इस पत्थर पे जो भी एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या आता है, याद है पिछले चैप्टर में हमने देखा था, क्या आता है बताओ। और ये एक रेडियस से घूम रहा है, इसको हम लोग लेट्स से आर ले लेते हैं, कैपिटल आर, रेडियस से घूम रहा है। तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है, v²/r आता है, ये हमने देखा था, ठीक। तो ये आपको याद रखना जो कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने देखा था, सेंट्रीपेटल हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन, चलो ये मैं लिखता हूँ, AC हम लोग लेते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है v², मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस होता है, ठीक, यही होता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पिछले चैप्टर हमने देखा था। अब ये कब होता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन से घूमता है तब। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि जो भी बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब हमको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बात करूँ इस बॉडी पर फोर्स क्या लग रहा है, ये जो सर्कल में घूम रहा है इस बॉडी पर क्या फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा आपका कुछ नहीं, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यू कैन से, ठीक है, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है आपका, v²/r। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेलरेशन v²/r होता है और फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m बस लगा दो, एक्सेलरेशन का लिख दो। तो ये हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब इस बॉडी पर जो भी फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स आपका ये होगा mv²/r, ठीक। तो ये भी आप नोट करते चलो साथ में, ठीक है, ये नोट कर लिया। तो देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि अगर ये स्टोन है, पत्थर है, सपोज ये पत्थर है, पत्थर को मैंने इस रस्सी से बांध दिया है, ठीक है, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा आगे ईयरफोन आ गया, हाँ। तो ये पत्थर है आपका और इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ, रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब पत्थर आपका उस रस्सी से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, कोई भी बॉडी, ये सपोज यही एग्जांपल मैंने लिया, यही एग्जांपल ही लिया मैंने बल्कि, ठीक है। तो अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है वो कोई ना कोई फोर्स लगाता है, कोई ना कोई फोर्स लगाता ही है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इस कंडीशन में, जैसे कि मैंने बताया ये पत्थर आपने बांधा है धागा से, तो इस कंडीशन पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगाएगा वो क्या, कौन सा फोर्स लगाता है, वो टेंशन लगाएगा, ठीक है, वो क्या लगाएगा, टेंशन। तो इस बॉडी का सीधी सी बात है, ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना,
ये बॉडी आप सर्कल में घुमा रहे हो तो इस बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो टेंशन आपका सेंटर की तरफ ही लगेगा, सिंपल है। तो जो भी टेंशन है, जो भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो यहाँ पे क्या कौन लगाएगा, टेंशन। मैं धागे की बात कर रहा हूँ, धागा और पत्थर, ठीक। अब वैसे ही ये आपका स्ट्रिंग, स्टोन और स्ट्रिंग का हो गया। अब अगर मैं बात करूँ एक पूरा यूनिवर्स में, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ ये सन की, और जो आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ और जो प्लैनेट्स है, तो मैं सपोज अर्थ की बात करूँ, तो ये भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। तो ये सर्कुलर मोशन में क्यों रिवॉल्व करते हैं, मतलब उस पर जो आपका, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में जो रिवॉल्व तो कर रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी लगाएगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन आपका देगा अर्थ से, क्योंकि हर एक प्लेनेट का, ठीक है ना, हर एक प्लेनेट का या आप बोल दो सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपका अर्थ की बात करें और सन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन का है, याद रखना, क्योंकि मास इसका बहुत ज़्यादा है। मास के कंपैरिजन में आप हम लोग बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसका कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सन का मास ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू अर्थ, इसके लिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन, किसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन लगाएगा, ठीक है ना, ऑन अर्थ। सन ही लिख दिया, एक मिनट, सन ऑन अर्थ। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से लगेगा, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब हम लोग कार पे आते हैं, जो कि हम आने वाले सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। तो ये भी आप नोट करके रखना, क्या मैंने अभी बताया कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से लगता है, सम फोर्स, मतलब किसी ना किसी फोर्स की वजह से लगता है, याद रखना। आप हिंदी में लिख लो, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से लगता है, ठीक है ना। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यार जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग देखने वाले 2 टाइप के रोड है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक रोड है आपका लेवल रोड, जिसको हम बोलेंगे लेवल रोड। अभी हम लेवल रोड की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि टर्निंग तो है, मतलब रोड आपका ऐसा टर्न तो ले रहा है, ठीक है। अब ये जो रोड है ये आपका टर्न ले रहा है, ठीक है। मतलब एक रोड ऐसा रहेगा सीधा और एक रोड स्लांट में रहेगा, 2 टाइप के रोड रहेंगे। मतलब अगर मैं इसको देख के बताऊँ, एक रोड ऐसा रहेगा तो एक रोड ऐसा रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग, तो अगर ये सीधा वाला रोड है इसको हम लोग लेवल रोड बोलेंगे, और ऐसा वाला जो रोड रहेगा, ऐसा क्या रहेगा, उसको हम लोग बैंक्ड रोड बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले लेवल रोड की बात करेंगे। तो ये मतलब रोड लेवल्ड है, ठीक है, इसमें ये कोई भी एंगल से उठा हुआ नहीं है। तो अगर इस पर आपका कार चल रहा है, इस पर आपका क्या चल रहा है, कार, ठीक है। ये आपको कार समझना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, भले से ये कार है नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कार आपका चल रहा है, ठीक। अब ये आपको क्या दिख रहा है, क्या एक सर्कल का आर्क नहीं दिख रहा है, ये रोड है ना। तो ये एक सर्कल का आर्क मुझे लग रहा है। तो अगर ये सर्कल का आर्क है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा। तो सपोज हम लोग बीच में इसका सेंटर ले लेते हैं, इस आर्क का, मतलब ये जो रोड है इसका सेंटर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर एक सर्कल का आर्क है तो ये इस पे जो भी बॉडी चलेगा, चाहे कार चले, ट्रक चले, जो भी चले, तो उस पर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही लगना है, ठीक। तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगे वो टुवर्ड्स दी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ये हमने पता है, ये हमको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, इस बुक को भी पता है, दुनिया को पता है, ठीक है ना। दुनिया को अगर जिसने साइंस पढ़ा उसको पता रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो किसकी वजह से लग रहा है, वो मैंने आपको पता है, हर दम जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो कोई ना कोई अलग से दूसरा फोर्स लगाता है। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो किसकी तरफ से, किसकी वजह से लगेगा, वो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मैं उसको स्मॉल f लेता हूँ, ठीक है। वो किसकी वजह से लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब आप देख लो ना, अब आपका कार उधर जा रहा है, तो यार बच्चों बीच में एक्चुअली फ़ोन आ गया था मुझे, इसके लिए वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो हम लोग यहाँ पर थे कि इस टायर पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इस तरफ। कैसे लगता है, क्योंकि जब आपका कार ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे चलता है, तो ये सीधा सीधा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, नहीं रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जो है आपका ये व्हील है ना, तो व्हील तो रोटेट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, टायर जो है ऐसे सीधा सीधा चल रहा है ना, लेकिन अगर मैं इस साइड की बात करूँ, क्योंकि टायर ऐसे भी तो जाएगा ना, ये ऐसे चल रहा है तो ये साइड भी जाएगा,
ठीक है। तो ये साइड वो नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन लगता है, वो जो फ्रिक्शन रहता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है बच्चों, हमेशा याद रखना। वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन? चलते वक्त लगता है ना, क्योंकि आप ऐसा टर्न ले रहे हो तो जो भी इस तरफ से फोर्स लग रहा है, इस तरफ, क्योंकि आपका गाड़ी ये साइड से तो जा नहीं रहा है, ऐसा सीधा जा रहा है, टर्न हो रहा है ना, तो भी इस तरफ से फोर्स लग गया, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रोक दिया ना उसने, उसको इधर जाने, गाड़ी को इधर जाने से वो फ्रिक्शन ने रोक दिया है। इसके लिए मतलब इसकी वजह से वो जो फ्रिक्शन रहेगा वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करके रखना है कि जो भी फ्रिक्शन लगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। ओके जी, तो चलो भाई, ये हमने देख लिया कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगता है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से लगता है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ बच्चों, इसको मतलब रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सपोज मैं इसको साइड में इधर लेता हूँ इस कार को, और यार कार तो बराबर बना नहीं है, लेकिन ठीक है, कार को मैं साइड में लेता हूँ, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस पे बच्चों ये साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, टायर के ये साइड में, मतलब इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है एफ, और इसी साइड में आपका एफसील भी लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ सॉरी एफ कैपिटल, देखो कैपिटल एफ से लेना है, ठीक है ना, फ्रिक्शन को आप स्मॉल एफ से लेना, इसको कैपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो चलो ठीक है, वो तो बात हो गया, लेकिन और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? और इस पे वेट भी लग रहा है, ठीक है ना, वेट, अरे सॉरी mg होगा ना, कार का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ वो वेट लगेगा। ठीक, अब जब किस पे वेट लगेगा? रास्ते पे वेट लगेगा, ठीक है, तो रास्ता भी ऊपर से क्या देगा? वो नॉर्मल डायरेक्शन देगा, है ना, हमने देखा है इसके पहले, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कोई एंगल में ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, सिंपल है। तो यहाँ पे दो फोर्स सीधा रिजॉल्व हुआ है, वो दो फोर्स कौन कौन से? एक है आपका, एक कौन सा फोर्स है आपका? तो यहाँ पे जो इक्वल है वो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg के बराबर है, मतलब ये दोनों अपोजिट है ना, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अगर कैंसिल नहीं करता तो वरना कार फिर ऊपर जाता, आप समझ रहे हो, अगर ये दोनों कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को तो कार ऊपर जाता, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स रहता। अब रिजल्टेंट फोर्स है नहीं यहाँ पे, वो तो सीधा चल रहा है ना कार, ये तो सीधा नहीं चलता, वो ऊपर जाता है, इसके लिए ये दोनों इक्वल है, तो n इज इक्वल टू mg आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे n मतलब नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर ही होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मल डायरेक्शन हम लोग वेट ही लेते हैं, वेट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो ये हमने लेवल रोड में हमने n इज इक्वल टू mg लेके आए, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पे क्या है कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्स ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ वही लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों सेम है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। मैंने आपको बताया ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, तभी वो साइड कार रुकती है। ऐसे चल रही है ना कार, तो टायर जो है, टायर पे जो भी आपका रास्ते का जो सरफेस है, रोड का सरफेस है, वो टायर वरना उस पर फिसल जाती है, वो साइड में हो जाती है, तो फिर उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है या फिर रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, लेकिन वो साइड में नहीं जाती है ना, कार वो साइड में जाती है क्या? नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उससे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, मतलब रोकने वाला फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। तो चलो जी, एफ सी इज इक्वल टू एफ एस हो गया, ये समझा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो चलो जी, एफ सी क्या था? एफ सी हमें क्या पता था, बता दो, एम बी स्क्वायर बाय आर, ये पता था, है ना। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स हमको ये पता है, एफ एस क्या पता है, म्यू एस एन, ये पता है। ओके भाई, हमको यही पता है। तो हमको हम यहाँ से क्या निकालेंगे? हम यहाँ से v निकालते हैं, ठीक है, v। तो यहाँ से v स्क्वायर क्या होगा? n जो होगा आपका mg होगा बाय दिस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? म्यू एस n को मैं mg ले लेता हूँ, और ये r आपका रेडियस है, याद रखना, ठीक है ना, ये आपका रेडियस रहेगा, ये जो भी सेंटर से बना रहा है r आपका रेडियस रहेगा, ठीक है, अपॉन क्या बचा यार? m, तो m कैंसिल हो गया, तो ये v क्या आएगा? ये आपका v मैक्सिमम आएगा। v इज वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ दैट कार। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू एस आर जी, ठीक। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर रहे हो, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब का है? जब लेवल रोड रहेगा तब का है,
ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो फटाफट जितना मैंने बताया। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया, चलो ठीक है। तो देखो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो लेवल रोड का है, ठीक है ना, मतलब जब रोड सीधा रहेगा, सीधा ऐसा टेढ़ा वेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा रोड, ठीक है ना, सीधा ऐसे टर्न हुआ रहेगा, सीधा है रोड लेकिन ऐसा टर्न लिया है। तो अगर उस टर्निंग पे आप गाड़ी चला रहे हो जब जबकि रोड लेवल है, तब पर आपका जो वेलोसिटी है इतना होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा वेलोसिटी हुआ आपकी कार की, तो कार आपकी उधर उधर फेंका जाएगी, मतलब वो आपके सीधा वो कार आपके रास्ते के बाहर चली जाएगी, मतलब उस पर फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, वो आपका फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ गए आप। तो इतना वेलोसिटी से आपको लेवल रोड पे कार या बाइक वाइक जो भी है आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है, इस वेलोसिटी से। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल रोड है, ठीक है भाई। तो इतना आप बिल्कुल नोट कर लिया होगा आपने, आई होप, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल मतलब वो आपका मोशन ऑन अ बैंक रोड पे चलते हैं। तो यार हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं, बैंक रोड, ठीक है ना। बैंक रोड मतलब अब देखो बैंक रोड आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, बैंक रोड कैसा रहेगा। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो आपका बैंक रोड है, ठीक है। तो ये आपका बैंक रोड है बच्चों, ठीक है। दिख गया है कैसा बैंक रोड रहता है, इसका मतलब एक एंगल पे रहता है। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि जो भी रोड रहेगा वो ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा यार, मैं कैसे डायग्राम बनाऊं, चलो ठीक है आप डायग्राम समझ जाओगे। ये रोड है, ये रोड ऐसा ऐसा गया है, ठीक है ना, ऐसा रोड गया है ये, समझ गए आप। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल रोड था, ये लेवल वाला रोड था, ठीक। ये एक एंगल से उसको बैंक कर दिया हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल से उस रोड को ऐसा बैंक कर दिया, जैसे कि आपने वो फोटो देखा था इसके पहले, ठीक है। तो अब ये रोड ऐसा गया है, तो अब कार उस पर चलेगी। कार तो मैं नहीं बना रहा हूँ फिलहाल, कार बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं ऐसे बक्सा बना देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स में चक्का लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कार हो गया। तो जो कार चल रही है, देखो अब ये भी, ये जो रोड है ना ये भी ऐसे ही है, एक सर्कल के आर्क जैसे ही है, ठीक है। इसको ऐसा मत समझ, ये भी ऐसे ही रोड है। ये जो रोड है ना, बस इधर से ये जो रोड है इधर से उठ गया है, ये जो है ना ये साइड से उठा दिया है, ठीक है ना, ऐसा रोड फिर चला गया है, ये समझे आप। ओके, एक और बार बता देता हूँ, ये जो रोड है जैसा कि आपने इमेज में देखा था, ये ऐसा रोड था, ये लेवल वाला रोड, लेकिन बैंक वाला रोड ऐसा गया है, ठीक है ना, बैंक वाला रोड ऐसा हो गया। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैंक रोड कैसा है, ठीक है ना। बैंक रोड का मैंने डेरिवेशन नहीं बताया, लेकिन बैंक रोड समझ में आ गया कैसा है। तो वो एक हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर है, ठीक। ये जैसे कि हमको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस कार पर, देखो अब ये सर एक आर्क है, ये जो रोड एक आर्क है, तो इस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ठीक है ना, जरूरी है। तो यार हम इस पे देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, देखो हमेशा जो वेट जो लगता है ना, वेट वो हमेशा वर्टिकली लगता है। तो वेट जो लगेगा वो आपका mg लगेगा वर्टिकली उस कार पे, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर कहीं बीच में रहेगा, क्योंकि ये ऐसा एक सर्कल का आर्क है ना, तो सीधी सी बात है सेंटर बीच में रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में बताने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे एफ सी लिख देता हूँ, ठीक है, एफ सी, कैपिटल एफ सी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब इसके टायर पे, यहाँ पे टायर है उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये साइड में लगता है। और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बल्कि ये वाले टायर पे लगता है, ये वाले टायर पे भी लगता है, ये वाले टायर पे, हर टायर पे लगता है, सीधी सी बात, चारों टायर पे लगता है, ठीक है ना, जितने भी टायर है सब टायर पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। अब देखते हैं और इसको रिजोल्व करते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों मैंने बताया था हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है, कार का। अब इसको हमको रिजोल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो रिजोल्व कैसे करेंगे देखते हैं भाई जरा। तो देखो इसको रिजोल्व करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कहीं इसको साइड में डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, इसी में मैं रिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो एफ एस है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। एफ एस मतलब फैशन स्ट्रीट, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यार वापस एफ एस नहीं दिख, एफ एस ही दिख रहा था शायद, चलो ठीक है, एफ एस फ्रिक्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको भी मैं सेंटर से ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको हम रिजोल्व करेंगे। तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं रिजोल्व करता हूँ, रिजोल्व मतलब 90 डिग्री को इसको रिजोल्व करना है, तो पहले हम एंगल देखेंगे, ये आपका एंगल थीटा है, ठीक। तो दूसरा एंगल थीटा किधर रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। इसको यार इधर मैं रिजोल्व कर ही लेता हूँ क्या, एक काम करता हूँ, ये आपको समझ गया ना, तो इसको मैं इधर ही रिजोल्व करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ एंगल, ठीक है। एक मिनट इधर ही बता देता हूँ, 2 मिनट में काम है, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया,
ये एफ सी हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो ये आपका स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये था एम जी। ठीक, ये आपका कार को मैंने एक डॉट ले लिया खाली, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। तो देखो ये आपका थीटा था, ठीक है, तो जब ये थीटा था तो ये वाला एंगल भी जो है ना ये भी थीटा होगा, याद रखना, मतलब ये वाला एंगल ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जेड बोलेंगे इसको, जेड ऑल्टरनेट एंगल में आ जाएगा ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, अब ये थीटा, तो अब आगे देखते हैं, पहले इसको हम रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये एन है तो मतलब नॉर्मल डायरेक्शन है बॉडी पर, ये तो एन लग रहा है, तो इसको हम 90 डिग्री में रिजॉल्व करते हैं, मतलब ये तो एक ऐसा है ही और दूसरा आपका ऐसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ओके, मतलब ये थीटा थीटा सेम एंगल है वो सारे। तो अगर मैं नॉर्मल इसको, अभी मैं किसको रिजोल्व किया था, एन को रिजोल्व किया था, तो जहां पे भी जिस पर भी थीटा रहता है वो कॉस थीटा बन जाता है, मतलब एन कॉस थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा एन 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 साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एन को मैंने रिजोल्व किया 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एफ एस को रिजोल्व करना है, तो एफ एस को अगर रिजोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री तो बना हुआ है सिंपल, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यार, ये आपका एफ सी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक। तो एफ एस को मैं रिजोल्व किया तो एक आएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ये वाला एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एफ एस साइन थीटा। ये समझा मैंने क्या किया, ये समझ गया ना पक्का, रिजोल्व किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आना चाहिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैंने इस कार को लेके यहाँ पे रिजोल्व किया हुआ है बस, और कुछ नहीं। थीटा पर समझ आना, ये जेड हो गया, यहाँ पे जेड मतलब ये जेड बन रहा है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा अल्टरनेट एंगल, और ये भी एक थीटा बन जाता है, ऊपर जो भी आएगा ना यहाँ पे तो ये भी थीटा बन जाता है, ठीक है ना, बाय ज्योमेट्री। चलो ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना लो आप। चलो जी, इसको रफ करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अच्छा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, अपना इक्वालिटी लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी मतलब इक्वल फोर्सेस बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एन कॉस थीटा किसके इक्वल है, एन कॉस थीटा इन दोनों के इक्वल है, मतलब इन दोनों का एडिशन करो, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी, इन दोनों का एडिशन इसको रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ओके जी, ये समझ गया। अब हम क्या देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो, सॉरी ये एफ सी क्या है, कैपिटल एफ सी इज नथिंग बट, तो ये जो एफ सी है, ये एफ सी क्या है, बताओ क्या है बच्चों, एफ सी देखो वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन लिखने दो मुझे। तो एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके बराबर है, वो है एफ एस कॉस थीटा, उसी डायरेक्शन में है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। एफ एस कॉस थीटा प्रोवाइड कर रहा है और एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये समझा, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एफ सी दैट इज सेंट्रीपिटल अपना फोर्स, ठीक है, वो सेंट्रल फोर्स आपका ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में जो एफ एस है, आपको एफ एस पता है क्या है, एफ एस इज नथिंग बट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होता है, म्यू एस एन होता है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो एफ एस के बदले हम ये वो लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, फटफट करते हैं यार, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, इसको फालतू में हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। एफ इसमें लगा रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक। अब सेकंड वाला इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक। अब एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन इसमें लगा देते हैं, तो एफ सी अब देखो एफ सी को हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ सी इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ दी, जो भी आर्क रहेगा, ठीक है ना, जो भी रोड आपका एक आर्क बनाता है उस एक रेडियस से बनता है, ठीक। तो ये एफ एस के बाद हमको क्या लेना है, म्यू एस एन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एन तो एन ही रहेगा भाई, एन के बदले कुछ नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये बन गया। अब हमको क्या करेंगे, अब हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हम क्या करेंगे बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। कब डिवाइड करेंगे, देखो इस चीज को पहले मैं क्या करता हूँ, एम जी को इधर रखता हूँ, और ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इधर लेके आया था, तो माइनस हो जाएगा, मतलब एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैं इसी ये अपना थर्ड इक्वेशन को मैंने लिखा इस, ठीक है, कि आप नोट कर लेना।
तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है इसको लेट्स से मैं इसको थर्ड इक्वेशन नहीं लेता हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन को, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करूंगा। तो पहले आप यहाँ तक लिखो, फटाफट नोट कर लो। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया था, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। मतलब डिवाइड करना है क्या मतलब, इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। ये समझा मैंने क्या किया, बीच में स्लैश मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, ये समझा। ओके समझ गया, मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मास और मास कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। मास और मास कैंसिल हो जा, एक काम करते हैं हम लोग उल्टा डिवाइड करते हैं, ठीक है। उल्टा मतलब मैंने जो नीचे वाला इक्वेशन था उसको ऊपर ले लिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजीली v का इक्वेशन, हमको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमने लेवल रोड में वेलोसिटी का लेके आया था ना फॉर्मूला, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था। अब हमको बैंक रोड में वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके आना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मास मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये r इंटू जी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या बनता है, v² अपॉन आर जी, आर इंटू जी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, डिवाइड बाय, हर एक टर्म को मैं डिवाइड बाय कॉस थीटा कर देता हूँ, ठीक है। हर एक टर्म को डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन। एक काम कर दो, साथ में एन भी कॉमन ले लो, ठीक है ना, क्योंकि सब में एन एन दिख रहा है। तो इसमें अगर मैं एन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें हो जाएगा म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इन दोनों में भी एन कॉमन ले लो और कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, माइनस म्यू एस एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका क्या बनेगा भाई, तो ये तो एज इट इज रहेगा v² बाय आर जी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एन एन तो गया ना, कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा टैन थीटा प्लस म्यू एस, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 हो गया, ओके। तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा 1 हो गया, ये बचेगा 1 माइनस म्यू, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी, सॉरी एन कॉमन लिया था ना, वापस एन क्यू लिख दिया यहाँ पर। तो ये बन गया म्यू एस टैन थीटा, ठीक है, ये समझा। तो यहाँ पे जो v आएगा, v² इक्वल टू आर जी को आप उधर लेके चले जाओ, ठीक है। जब आर जी को आप उधर लेके जाओगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, म्यू एस को आगे लिख देता हूँ और कुछ नहीं, म्यू एस प्लस टैन थीटा, म्यू एस इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टैन थीटा अपॉन, उसको मैं आज लिखूंगा 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक। तो ये v² आ गया, इसका मतलब v क्या आएगा, वेलोसिटी। ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपका आएगा r इंटू जी, ठीक, अंडर रूट ऑफ म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, मतलब जो बैंक रोड था, ठीक है ना, रोड आपके ऐसा टेढ़ा गया था, ठीक है। तो उस पर, उसमें जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो एंगल भी आएगा यहाँ पर, ये हमेशा देखना, ये थीटा दिख रहा है तो एंगल, जो जिस एंगल पे वो बैंड किया था ना हॉरिजॉन्टल से, तो वो एंगल भी आएगा। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ, वो जो आपका लेवल वाला रोड था, लेवल वाला रोड का कितना क्या वेलोसिटी था बताओ, लेवल रोड का क्या था, याद है कि नहीं याद है, हाँ याद रखना चाहिए भाई, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ये था, ठीक है ना। मतलब सिर्फ आर जी और म्यू एस था, बट यहाँ पे टैन थीटा भी आ गया, है ना। ये लेवल रोड का मैक्सिमम वेलोसिटी था, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये लेवल रोड का, ये चीज़ लेवल रोड का, ये बैंक रोड का मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको याद रखना है। तो आप ये नोट कर लो फटाफट, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी, ये बैंक रोड का है, ये लेवल रोड का मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो ना, थीटा आप लगा दो, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होने वाली है। तो इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी यहाँ पे इस कंडीशन में ज़्यादा आती है, इस कंडीशन में, ये बैंक रोड पे एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ा हम लोग रख सकते हैं एज कम्पेयर टू एंगल, कितना एंगल पे वो बैंड है, ठीक है ना, वो यहाँ पे वो भी मैटर करता है। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यार अगर आपको फ्रिक्शन नहीं लगाना है, मतलब जो फ्रिक्शन है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो 0 रखना है, ठीक है। मतलब अगर कार पे अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, आप समझ रहे हो, कार चल रही है, ऐसे कार चल रही है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो नहीं लग रहा है,
तब वेलोसिटी क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो इसी से हम वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। तो वी एस यहाँ पे 0 लेते हैं तो वी मैक्स क्या आएगा, वी मैक्स को हम वी ओ ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिनोट करेंगे हम, ठीक है। क्या डिनोट करेंगे कि यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रिक्शन जो है वो 0 है, जो कार के टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो 0 है। तो वी नॉट विल बी अंडर रूट ऑफ, मतलब ये 0, ये 0, ये तो पूरा टर्म फिर 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आर जी म्यू एस, सॉरी म्यू एस तो 0 है ना, हाँ म्यू एस 0 है, और टैन थीटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे तो 1 माइनस 0 विल बी 1 ओनली, तो सिर्फ टैन थीटा बचेगा। तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। ऑप्टिमम वेलोसिटी याद रखना, क्या लिखा है मैंने, ऑप्टिमम ही लिखा है ना, हाँ ऑप्टिमम वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, जब आपका टायर पे, टायर जो रहेगा कार का टायर, उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, आप समझ गए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब ये रहेगा ऑप्टिमम वेलोसिटी। तो अगर इस वेलोसिटी से कार अगर चल रही है आपकी, तो आप क्या बोल सकते हो कि कार पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कार पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। नोट कर लेना, याद रखना, ठीक है ना। ओके ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सम्स करेंगे, इसको हम ऑप्टिमम वेलोसिटी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग सम्स करते हैं अभी बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 5.10 देखेंगे। आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के रखना, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक साइड में लेके रखना, ठीक है ना, साथ में अपन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में जैसा कि आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन 5.10 और 5.11, ये दोनों हम लोग फटाफट अभी करते हैं, फटाफट, ठीक है ना। क्वेश्चन आप चाहिए तो स्टॉप करके अभी यहीं पे रीड कर लो, ठीक। तो उस क्वेश्चन में क्या दिया, 5.10 में एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड हम लोग लेट से मैक्सिमम स्पीड ही लेते हैं, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और वो किस पर चल रहा है, वो लेवल रोड पे चल रहा है। इसका मतलब जो रोड है वो एंगल पे उठा हुआ नहीं है, ठीक है, लेवल रोड पे चल रहा है। तो और क्या बोला है कि इसमें जो रेडियस है, वो जो रोड है, मतलब ये जो रोड है, इसका जो रेडियस है, रेडियस यू कैन से दिस रेडियस, सेंटर से जो भी रेडियस रहेगा, तो रेडियस कितना है इसमें दिया है 3 मीटर। अब वो उसी रोड पे चल रहा है इसी स्पीड से, क्योंकि स्पीड उसका रिड्यूस नहीं हो रहा है। और उसमें क्या बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जो साइकिल का जो टायर है उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा एफएस, इस साइड में जाते हुए, मतलब टायर साइकिल ऐसे जा रहा है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा जैसे इन्होंने आपको पहले बताया वैसे लगेगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, इसका मतलब म्यू एस दिया है। म्यू एस कितना दिया है, दैट इज नथिंग बट 0.1। पूछा क्या है, क्या वो साइकिल जो है वो स्लिप होगा, क्या वो साइड में स्लिप हो जाएगा कि नहीं होगा, वो पूछा है। मतलब सीधी सी बात है, वो साइड में स्लिप हो जाएगा तभी तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 0 मतलब कम हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता, ठीक है, या फिर वो एक स्पीड से चलता तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग सकता था और वो साइकिल स्लिप भी नहीं होगा, या फिर होगा वो भी देखते हैं अभी हम एज कम्पेयर टू कंडीशन के हिसाब से। तो हमको पता है कि जो लेवल रोड है उसका वी मैक्स क्या होता है, फटाफट देखते हैं। वी मैक्स क्या होता है, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, हमने देखा था क्या होता है, म्यू आर जी, यही होता है, ठीक। म्यू एस इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप मल्टीप्लाई करो 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू आर कितना 3, और ग्रेविटी कितने होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8। तो जैसा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसा कि बच्चों इन तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ऑफ 2.94 आ रहा है, ठीक है। वी मैक्स आ रहा है, समझे आप। तो देखो ये वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, ये वेलोसिटी किस कंडीशन में काम आती है, ये लेवल रोड पे चलने के लिए काम आती है, ठीक है ना। ये सारे का वैल्यू आपको पता है, तो आपको पता है कि रूट, मतलब ये अगर आप बात करोगे इसकी रूट की, तो इसका रूट जो है अराउंड 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 7 कुछ के आसपास आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है मतलब 1.7 आ रही है, लेकिन वो कितने किलोमीटर से चल रहा है, ओ भाई वो तो भाई 18 किलोमीटर से चल रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो स्लिप होगा, क्योंकि ये मिनिमम स्पीड है, इसी स्पीड से आप चल सकते हो लेवल रोड पे, अगर वो एक आर्क में है, सर्कल का आर्क, तो ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द साइक्लिस्ट विल स्लिप, ठीक है ना, साइक्लिस्ट विल स्लिप, और उसको चोट भी आएगी, ठीक है। साइक्लिस्ट गिरेगा भी और उसको चोट भी लगेगी, जैसी भी चोट लगनी है लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5.10, ये समझ में आया। अब हम लोग 5.11 पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग 5.1 फटाफट 11, अगर टेक्स्ट बुक नहीं आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप करके। अब मैं इसका आंसर देखता हूँ। तो बच्चों जो 5.11 है उसमें क्या पूछा है, उसमें ये पूछा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसका एंगल कितना दिया, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री दिया है, मतलब वो 15 डिग्री पे वो सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा ट्रैक गया हुआ है
15 डिग्री पर। ओके, अब बोला है कि उसमें उसका जो रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक का वो कितना है, 300 मीटर है। ओके, ये भी समझ में आता है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो टायर पे लगेगा, जो चलेगा कार जो भी चलेगा रेस ट्रैक, रेस का कार जो भी चलेगा, वो कितना लगेगा, 0.2 लगेगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वो आपका रोड, ठीक है, ये यू कैन से रेस ट्रैक। तो ये म्यूएस हो गया। और क्या दिया है इसमें, और बोला है कि आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड। जैसा कि मैंने बताया था, ऑप्टिमम स्पीड हमें बैंक रोड पे ही आता है। ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है वो जरा फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर म्यूएस आर टैंग, ये म्यूएस आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, टैंग थीटा। तो जैसा कि आप अगर म्यूएस की वैल्यू लगा दो, आर की वैल्यू लगा दो, देखो सबका यूनिट सेम होना चाहिए, बट यूनिट यहाँ पे मीटर है तो हम लोग मीटर में ही लेंगे। एक इंटू टैंग 15 डिग्री ले लो, ठीक है। ये सब की वैल्यू ले लो यार, वैल्यू लेके आओ, वैल्यू लेके आओ, क्या आता है, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो कितना है, 28.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये आपका वेलोसिटी ऑप्टिमम स्पीड आएगा 28.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको आंसर खुद ही लेके आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये मैं नहीं यहाँ पे लेके आ रहा है फिलहाल। अब हम लोग मैक्सिमम सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है वो जरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए इस ट्रैक पर, मैक्सिमम स्पीड कार का कितना होना चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे। तो डैट इज हम लोग वी मैक्स निकालने वाले एट एंगल, ठीक है ना, एट बैंक रोड। वी मैक्स एट बैंक रोड क्या होता है बताओ भाई, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने जो भी पढ़ा है अंडर रूट ऑफ क्या था, आर जी, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी दिया हुआ है गिवन वो आपको पुट करना और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। 1 माइनस म्यूएस टैंग थीटा, जो भी आपका दिया हुआ है, ये अंडर रूट भी बोलेंगे, ठीक है ना, आपका रेस टू हाफ भी बोल सकते हैं, इसको अंडर रूट भी बोल सकते हैं। तो जो भी आपको गिवन है, जो भी गिवन है वो आप लगा दो यार। आर आपको पता है 300 है, जी आपको पता है 9.8, देखो यूनिट सेम होना चाहिए, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है ना। तो जी भी आपका मीटर में दिया, तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। म्यूएस आपको पता है 0.2, म्यूएस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट है, इसके लिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है। टैन 15 हो गया, ठीक, टैन 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस म्यूएस आपको पता है 0.2, और ये हो गया टैन 15, ठीक, टैन 15 डिग्री, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है पूरा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये होता है 2940, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 0.2 प्लस टैन 15 को उतना था 0.27 आई थिंक आएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.054 आता है, इन दोनों को ऐड किया तो 0.47 आता है, 0.47 आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, मैं ऊपर फटाफट रफ करता हूँ, ये समझ, ये आपने नोट किया ना, नो स्टॉप करके बिफोर करो, प्रिसीड करो, फिर नोट कर लो, ठीक है। मैं अभी रफ कर दिया फिलहाल। तो अब क्या होता है, ये वी मैक्स हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आता है 2940, ये होता है 0.47 अपॉन ये कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 0.95 आता है, 9F4 जो भी आसपास आता है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है आपको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2940, तो ऐसे ही रहेगा, और ये अंदर आ जाएगा 0.49 आएगा, मतलब लोग 50 के आसपास, 0.5 ले लो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको 0.5 को 1/2 भी ले सकते हो, ठीक है, 1/2 लेके आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कैंसिल करोगे तो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 1470 आता है, ठीक। तो इसका अंडर रूट आपका क्या आएगा, अराउंड 38.2 या 1 आता है, समथिंग आसपास आएगा, ठीक है। तो ये आपका वी मैक्स, मतलब इस जो रेस ट्रैक है, ये जो भी आपका रेस ट्रैक है क्वेश्चन में, उस पर 38.2 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो कार स्लिप हो जाएगा, मतलब वो साइड में फेंका जाएगा, यू कैन से दैट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओके। अब हम लोग आगे का पार्ट जो है आपका 5.11 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे का जो भी है 5.1 टॉपिक। तो आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर ज़रूर कर रहे होंगे अपने दोस्तों से, ठीक है ना, ताकि मुझे यार वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों, ठीक है।
तो आप शेयर ज़रूर करिए, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना, आप लेक्चर जो भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, गुड बाय, जय हिंद।